हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ज़फ़र एक बार फिर से आपका मेरे निर्मल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी गुणनखंड के बारे में, और जितने भी उससे सवाल बनते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज ये क्लास उन्हीं गुणनखंडों पर आधारित जो कई एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं इन गुणनखंडों संबंधित, चाहे वो एसएससी लेवल पे हो, चाहे वो एसएससी मेंस लेवल पर हो, चाहे वह लेखपाल में हो, चाहे वह रेलवे संबंधित हो, चाहे वह टेट हो या सीटेट हो। लगभग हर एग्ज़ामों में फैक्टर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं इसको पढ़ता हूँ, इसको सॉल्व करने की, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, कह रहा है कि एक लाइन में 50 डिब्बे रखे हुए हैं। पहले प्रत्येक डिब्बे में एक एक गेंद रखी जाती है, फिर हर दूसरे डिब्बे में दो दो गेंद, फिर हर तीसरे डिब्बे में तीन तीन गेंद रखी जाती है और आगे यही क्रम चलता रहता है। तो बताइए 50वें डिब्बे में कुल कितनी गेंद रखी जा सकती है। तो स्क्रीन के ऊपर ये सवाल आप देख रहे हैं और ज़रा सोचिए कि इस तरह के सवाल आप कैसे कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन भी है 50, और बी ऑप्शन है 93, सी ऑप्शन है 1275 और सी ऑप्शन है नन ऑफ द दीज एबव, यानी नोटा। तो देखिए, ऐसे सवाल काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और ये सीपीयू एसआई 2011 में पूछा गया सवाल है। तो ज़रा इसे समझते हैं फिगर से। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर एक डब्बा है, दो डब्बे हैं, तीन डब्बे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह से ये क्रम चलता चला जाता है और यहाँ पे क्या है, 50वां डब्बा। यहाँ पे क्या है, 50वां डब्बा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 50वां डब्बा जो है, ये कह रहा है कि हम प्रत्येक डिब्बे में एक एक गेंद, यानी कि इसमें एक गेंद, इसमें 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 यही प्रक्रिया चलते चलते इसमें भी एक गेंद आती है। फिर दूसरी बात कहता है कि हर दूसरे डिब्बे में दो दो गेंद, यानी हर दूसरे डिब्बे, यानी पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हर दूसरे डिब्बे, यानी कि फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ज़रा आप बताइए कि अगर इसी क्रम में हम हर दो दो डिब्बे में अगर रखे जाएंगे तो क्या ये जो हर दो दो क्रम पे रखे जा रहे हैं, क्या ये 50वें वाले डब्बे को टच करेगा? तो जाहिर सी बात है कि दो जो है वो 50 को काटता है, यानी 50 क्या एक सम संख्या है। तो इसमें जो हम दो दो क्रम छोड़ छोड़ करके जो गेंद रख रहे हैं वो ज़रूर 50वें नंबर पे आएगा और इसमें 50वें नंबर पे रखी वो गेंद जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं कि हर तीसरे का मतलब, अब यहाँ से शुरू करेंगे तो हर तीसरे का मतलब है कि इसको छोड़ करके हर तीसरे नंबर पे हम रखेंगे। तो यही क्रम क्या रखेंगे तो क्या हमें 50वां वाला डब्बा मिलेगा? अब बोलेंगे नहीं, 50वां वाला डब्बा नहीं मिलेगा। तो हम देखिए, सवाल आपको क्या समझाना चाह रहा है। सवाल ये समझाना चाह रहा है कि अगर हमें 50वें डब्बे में रखना है तो इसका मतलब हम जो भी क्रम चूज़ करेंगे, जो भी क्रम हम चुनेंगे वो 50 का गुणनखंड होगा। बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसी वजह से फैक्टर में इस तरह के सवाल रखे जाते हैं, यानी हम ये देखेंगे कि 50 का गुणनखंड, तो 50 का गुणनखंड क्या होता है। देखिए, पहले तो हम एक लेंगे कि एक एक डब्बे में रखे गए तो 50 में भी, 50वें डब्बे में भी एक आएगा। और देख सकते हैं दो से कटता है, और किससे कट सकता है, 4 से नहीं कटेगा, किससे कट सकता है, 5 से कटेगा, और किससे कट सकता है, 10 से कटता है, और उसके बाद से ये 20 से नहीं कटता है, और किससे कटेगा, 25 से और स्वयं से। यानी कि अगर हम इस क्रम में, यानी दो दो डब्बे पे अगर रखेंगे तो 50वां वाला डब्बा आ जाएगा। अगर पाँचवें क्रम पे रखेंगे तो भी 50वां वाला आ जाएगा। इसी तरह से अगर 10वें क्रम पे रखेंगे तो भी 50 आ जाएगा। तो इसमें ये कहना ये चाह रहा है, कह रहा है कि 50वें डब्बे में कुल कितनी गेंद रखी जा सकती है। इसका मतलब हमें इन गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा। तो हम कह सकते हैं गुणनखंड 50 है। गुणनखंड हम क्या होता है, तो 5, 25 दूनी 50। तो अब हम इन्हें 50 के गुणनखंडों का योग निकालेंगे, यानी सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि आप सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे। एक ट्रिक मैंने आपको बताया है कि आप a-1 कर दीजिएगा और a-1 कर दीजिएगा। इसके ऊपर क्या कर देंगे, m+1, वो किसी एक अभाज्य संख्या के लिए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दो अभाज्य संख्या हैं तो 2 बार कर देंगे, तो b-1
उसी तरह से अगर कोई तीसरा रहा होता तो यहाँ पे C-1 कर देते आप, परंतु ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हमारे पास हैं। ओके, 2 ही हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, 5 और 2। तो इनके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा B-1, और यहाँ पे क्या कर दीजिए n+1। तो आइए इसे गुणनखंडों का योग देखते हैं, यानी सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे 5 के लिए हो जाएगा 5, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3-1, 5 में से 1 जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 के लिए 1 बढ़ा देंगे तो 2 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर 2 -1, और फिर 2 में से 1 कम। जब पूरी प्रक्रिया कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, 25 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 124 बटे कितना 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 कम 3, और 3 बटे 1। आपने इसको यहाँ पे काटा तो कम से कम कितनी बार आ जाएगा 31 × 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा 92। यानी हम कह सकते हैं इसलिए 50वें डिब्बे में कुल गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी, सॉरी 93, कितनी आ जाएगी 93, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब आइए बढ़ते हैं हमें अगले फैक्टर की तरफ। ये कह रहा है फैक्टर थ्योरम है, काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न बनता है फैक्टर थ्योरम, और आप देखेंगे इससे आपके एसएससी में भी प्रश्न बन चुका है और एनडीएस सीडीएस में भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है, देखिए 9 और 10 की बुक में आपको मिल जाएगा फैक्टर थ्योरम क्या होता है, और मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर थ्योरम क्या होता है। याद रखिएगा, फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है कि यदि कोई x - a गुणनखंड है f ऑफ x का, तो f ऑफ a रखने पर x बराबर a रखने पर f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा 0, और यही होता है गुणनखंड प्रमेय। ओके, यानी कि कोई एक वैल्यू, यानी कि f ऑफ x कोई समीकरण होता है, कोई द्विघात समीकरण होगा, उस द्विघात समीकरण का जो x - a लिखे हैं ये एक फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या को 0 बना देगी। अगर x बराबर a रखने पर दिया गया जो समीकरण है अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो इसे कहते हैं फैक्टर थ्योरम, और कुछ नहीं है। जैसे कि इसको समझाने के लिए अगर हमने ले लिया x² - 5x + 6, ओके, तो अगर इसका फैक्टर किया जाए तो ये एक द्विघात समीकरण, इसका अगर फैक्टर किया जाए तो देखिए इसका फैक्टर कैसे करते हैं, तो x - 2 और x - 3। जब मैं अलग से आपको जो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा कि आप दी गई द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी ट्रिक भी मैं जल्दी वीडियो पर अपलोड कर दूंगा कि किसी भी द्विघात समीकरण, चाहे वो कितनी भी कठिन सवाल क्यों न दिया हो, द्विघात समीकरण चाहे कितना वो टिपिकल उसने क्या बोलते हैं इक्वेशन बना दिया हो, उसको बहुत चुटकियों में ही, कम समय में ही जो है उसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं। अच्छा देखते हैं, तो ये जो इस तरह से आया है ये बराबर 0 रख दी, यही आपका क्या कहलाता है थ्योरम फैक्टर। यानी अगर x - 2 बराबर 0 रखते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है x बराबर 2, यानी x बराबर अगर 2 इसमें रखेंगे तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0। अगर इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो उसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। और अगर x - 3 रखने पर बराबर 0 तो x बराबर 3, ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। और हम कह सकते हैं कि x - 2 इस वाले f ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है, ये भी क्या है इसका एक गुणनखंड है। ओके स्टूडेंट, अब आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर थ्योरम पे। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर x की पावर 29 - x की पावर 26 फिर -x की पावर 23 + 1 का गुणनखंड होगा। ओके, और आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वो 4 ऑप्शन है कि x - a लेकिन x + 1 नहीं, यानी गुणनखंड इसमें से आपको देखना है। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इसके लिए करेंगे क्या है, इसको चेक करने के लिए, इसको चेक कैसे करेंगे
आप इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि आप पहली बार में x-1, अगर ये x-1 इसका दिए गए का गुणनखंड कह रहा है समीकरण में, तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर क्या होगा, 0 के होगा, यानी x बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसको हम क्या रखेंगे, इस समीकरण में उठा के रख देंगे 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1। अगर हम इसमें रखते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा ये, तो देखते हैं। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा, 29 माइनस 26 1 के पावर कितना 23 प्लस 1, तो हम देखते हैं ये एक विषम संख्या, तो 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, प्लस मिलेगा 1 मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ से तो ये वाली वैल्यू इससे काट दी, ये वाली वैल्यू इसको काट देगी, यानी कितने हो जाएगा ये 0। यानी हम कह सकते हैं कि यस x-1 फैक्टर है। ओके, उसी तरह से हम चेक करेंगे x+1 के लिए। तो जब हम x+1 रखेंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1। हम इसी चीज़ को रख करके इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 की पावर 29 माइनस -1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 23 एंड प्लस 1। अब देखिए विषम संख्या, किसी विषम संख्या के अगर हम कोई माइनस है तो उसकी वैल्यू माइनस ही बाहर आती है। ये देखिए एक सम संख्या और किसी भी सम संख्या का अगर माइनस हम रखेंगे तो वो प्लस में बदल जाता है। तो जब ये प्लस में बदल गया तो कितना हो जाएगा, ये +1। इसको देखिए ये किस में है, -1, क्योंकि एक विषम संख्या है। अब +1 देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि x-1 और x+1 दोनों ही क्या हैं, इसके एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हमारा C नंबर का जो दिया गया है कि दोनों x+1 और x-1 और x+1 दोनों क्या हैं, गुणनखंड होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, तो एडवांस करते हैं इस क्वेश्चन को। और तो देखिए एनडीए और CDS में ये पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि x-3 गुणनखंड है बहुपद x² - kx - 4, तो k का मान हमें बताना है। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ बात जानते रहिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण एक बहुपद कहलाएगा। उसका एक जो लीनियर इक्वेशन होता है ax² + bx + c, अगर ये 0 लिख गया तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। और अगर ये 0 तक नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही रख के छोड़ दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। ओके, तो जब तक 0 नहीं लिखा गया उसके आगे, तब तक वो बहुपद है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। और अगर उसके बराबर अगर हमने 0 रख दिया है उस समीकरण के आगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए सवाल का आंसर देखते हैं। तो अगर x-3 एक गुणनखंड है, तो हम सीधे सीधे जानते हैं कि अगर वो गुणनखंड कह रहा है तो x-3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसी 3 को हम क्या करेंगे, इसी में रख दीजिए, x², बहुत सिंपल चीज़ है। kx - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर हमने इसके बराबर रख दिया है और x बराबर 3 रखेंगे, 3x गुणे 3 - 4 बराबर 0, तो ये कितने हो जाएंगे, 9। और 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ओके, तो ये 5 माइनस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बराबर 0, तो के बराबर कितना, 5/3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया हो गया बात ये। तो आपको जो दूसरा दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, वो आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट के 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि यदि x² - 1 एक गुणनखंड है किसका, ax³ + bx² + 7x - 5, तो हमें ab का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, ab का मान क्या होगा। तो एक बात जानते रहिएगा कि अगर x² - 1, हम इसको कितना लिख सकते हैं, x+1 और x - 1। अगर ये दोनों ये क्या है, गुणनखंड हैं, तो इसका मतलब है यदि ये दोनों गुणनखंड हैं तो x+1 बराबर 0 और x - 1 बराबर भी 0। तो आइए बारी बारी से चेक करते हैं। यदि x+1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1।
तो पहले बार में जब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -a + b -7 -5 बराबर 0। ओके, देखिए आप इसे रख भी लीजिएगा। और हमने क्या किया कि दिए गए समीकरण में जो ax³ + bx² + 7x - 5, तो हमने x की जहाँ पे सिर्फ किया क्या है, x बराबर -1 रखा है और इतना आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और ये माइनस जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह से हम चेक करेंगे अगले वाले को, यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। और जब हम इसे रखेंगे इसी समीकरण में तो हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा, a + b + 7 - 5 बराबर 0। तो इस तरह से हमारे पास a + b और 7 में से 5 जाएगा कितना होगा, 2, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। ओके स्टूडेंट, तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से a और b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। करना क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे, तो -a और a + a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका भी और इस वाले b से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा इन दोनों से। ओके, हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया, जोड़ने पर। तो देखिए आप कंपटीशन में बैठे हैं तो खास करके ध्यान दीजिए कि कैलकुलेशन हमारी बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। तो हमने 2b यहाँ पे हो गया और 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 10। इसका मतलब यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 कितना हो जाएगा, 5। तो अब जब b बराबर 5 हो चुका है तो आप किसी भी समीकरण में रख करके b बराबर किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो आपको a बराबर जो है करीब कितना मिलेगा, -7। ओके, क्योंकि अगर आप -5 रखते हैं और -7 रखते हैं तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं और काफ़ी इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन हैं। अच्छा, कुछ सवाल और देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प। ये सवाल दिया हुआ अगला है जो एसएससी मेंस में पूछा गया था। एसएससी मेंस 2017 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि यदि n बराबर 4 की पावर 11 + 4 की पावर 12 + 4 की पावर 13 + 4 की पावर 14, तब n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे सवाल को हम फटाफट करते हैं। 4 12 + 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14। इसमें से क्या करिए कि इसमें से 4 की पावर 11 को कॉमन ले लीजिए। 4 की पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 की पावर यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ 4 की पावर 2। ओके यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, और फिर बचेगा यहाँ पे 4 की पावर 2, और यहाँ से भी 4 की पावर जब 11 गया है तो कितना बचेगा यहाँ से 4 की पावर 3। ओके, जब हमने 4 की पावर 11 जब इतने को कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 16 मिलेगा, और कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। फिर इसको और इसको जब आप ऐड करेंगे तो जब इसको ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, 85। 85 को और जब देखेंगे तो 4 की पावर 11 गुणे 17 × 85। ओके स्टूडेंट, अब आपको कुछ करना नहीं है, इसे भी आप अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 22, और 1 गुणे 5 की पावर कितना है। अब हमसे जो कह रहा है इन के कुल कितने गुणनखंड होंगे, और आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है 92, 48, 50 और 51। तो करना नहीं है, तो देखिए करना क्या चीज़ में है, कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपको, तो हमने समझाया था क्या कि घात +1 कर दीजिए, उसके बाद से भी घात +1 कर दीजिए, घात +1 कर दीजिए। तो इसके लिए लेंगे तो 22 + 1 कितने हो जाएंगे, 23। तो 22 प्लस कितना, 23। फिर इसका घात लेंगे तो 1 + 1, और फिर इसका लेंगे तो कितना जाएगा, 1 + 1। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 23 गुणे 2 गुणे 2, और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 92। और यही हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अच्छा देखिए आज का ये आखिरी एक सवाल है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यदि n = 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 4 और गुणे 7 की पावर 3, तब n के कुल कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित होगा।